Hello students, welcome to the English Junction YouTube platform by अपूर्वा मैम। कैसे हैं आप सभी? I hope you are all very well and doing your studies properly। आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी हुई है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर को। मैंने ये क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ वो प्रीवियस ईयर या सैंपल पेपर के क्वेश्चन आंसर से लिए गए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में, आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पोयम से पूछे जाने के लिए क्या होता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉन्ग आंसर्स, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं पहले आपको कुछ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ जो कि प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर से लिए गए। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी उसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डालूंगी और लॉन्ग आंसर डालूंगी। सो लेट्स बिगिन। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन हियर and the question is, how has the poet's mood changed in the poem Dust of Snow? Dust of Snow में पोएट का मूड कैसे चेंज होता है? जैसे कि आपको पता है कि पूरी पोयम को हम लोग लाइन बाय लाइन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे इतना ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे मुझे जरूरत लगेगी मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप जाइए और उस वीडियो को डिटेल में देखिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर और अच्छे से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है इसमें पोएट का माइंड कैसे चेंज होता है? कैसे चेंज होता है? द पोएट वॉज फीलिंग सैड एंड होपलेस। पोएट कैसा है? सैड है, होपलेस है एट द बिगिनिंग, शुरुआत में। However, when a crow shook the dust of snow from a hemlock tree onto him, क्या होता है जब जो क्रो होता है वो हेमलॉक ट्री से स्नो के कुछ कण, बर्फ के कुछ कण पोएट के ऊपर डालता है और पोएट उसको देखता है, तो सडनली क्या होता है, पोएट का मूड चेंज हो जाता है। हिज मूड चेंज्ड। ही फेल्ट हैप्पियर, वो पहले से ज्यादा खुश फील करता है, खुशी अनुभव करता है, देखकर उसको अच्छा लगता है। वो जो डस्ट ऑफ स्नो होते हैं उसको देखकर उसे अच्छा लगता है। दैट इवन ही फेल्ट हैप्पियर एंड रियलाइज्ड, और रियलाइज करता है कि इवन अ स्मॉल इंसिडेंट कैन ब्रिंग जॉय एंड होप समटाइम्स इन लाइफ। लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में छोटे छोटे से इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं जो हमारे मूड को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं और हमारी लाइफ में जॉय और होप को लेकर आते हैं, मीन्स आनंद और आशा को लेकर के आते हैं। तो इस तरीके से जो पोएट का मूड है वो पोएम में चेंज होता है। वो अपने ऊपर स्नो को देखता है जो कि क्रो उसकी ब्रूक्स वो ब्रांचेस हिलाता है, मूव द ब्रांचेस, व्हेन द क्रो मूव द ब्रांचेस। जब क्रो जो है वो हेमलॉक ट्री की ब्रांचेस को मूव करता है तो पोएट के ऊपर स्नो गिरती है आके, स्नो के कुछ कण गिरते हैं आके, जिससे क्या होता है, जिसे देख के पोएट का मूड प्रॉपरली कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। व्हाई डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज अ क्रो एंड अ हेमलॉक ट्री इन द पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक क्रो को और एक हेमलॉक ट्री को पोएम में एज ए सिंबल क्यों यूज करते हैं? The crow and the hemlock tree are usually considered symbol of sadness and negativity. Crow and hemlock जनरली इनको क्या माना जाता है? इनको सैडनेस एंड निगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है। दुखी मतलब ग्लूमी ग्लूमी नेचर को जब दिखाना होता है, ग्लूमी चीजों को दिखाना होता है, सैड चीजों को दिखाना होता है, तो क्रो और हेमलॉक ट्री का यूज किया जाता है। The poet uses them to show that even things we consider unpleasant. पोएट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि क्या होता है, जिन चीजों को कभी कभी हम अच्छा नहीं मानते, बुरा मानते, या जो बुराई का सिंबल होती हैं, अच्छाई का सिंबल नहीं होती है, सैडनेस नेगेटिविटी का सिंबल होती है, कभी कभी वो चीजें भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा कर देती हैं। कभी कभी वो चीजें भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा कर देती हैं जिससे हमको अच्छा फील होता है, जॉय फील होती है, होपफुल हो जाते हैं हम, पॉजिटिविटी आ जाती है हमें, कभी कभी ऐसा होता है। The poet uses them to show that even things we consider unpleasant can bring happiness and hope.
वो चीजें जो अनप्लीजेंट होती हैं, वो चीजें जो अनप्लीजेंटनेस के लिए ही जानी जाती हैं, उन्हीं अनप्लीजेंटनेस का ही सिंबल होती हैं, वो चीजें भी कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाती हैं, होप लेकर के आती है, नई आशा को लेकर के आती है, नए आनंद को लेकर के आती है। इस वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोएम में क्रो और हेमलॉक ट्री को एज अ सिंबल दिखाते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं पूरी पोएम में कि जो चीजें निगेटिविटी से भरी हुई हैं, जो निगेटिविटी के लिए ही जानी जाती हैं, जो सैडनेस के लिए ही जानी जाती हैं, ग्लूमी चीजों के लिए ही जानी जाती हैं, वो चीजें भी कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा करके चली जाती हैं। I hope you understand the answer. Next question is, what did the crow do and what was its effect on the poet? जो क्रो होता है वो क्या करता है और उसका पोएट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। द क्रो शूक द डस्ट ऑफ स्नो। क्रो क्या करता है, जो स्नो के कण होते हैं उनको हिलाता है, इनको गिराता है। फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ऑन टू द पोएट। हेमलॉक ट्री से पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को गिराता है। दिस अनएक्सपेक्टेड इवेंट चेंज्ड द पोएट्स मूड एंड मेड हिम फील बेटर। और ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जिसको पोएट ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ होगा, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो होता है वो पोएट के मूड को पूरी तरीके से चेंज कर देता है और उसको बेटर फील कराता है, उसको थोड़ा सा अच्छा फील कराता है, हैप्पी फील कराता है। अभी तक जब पोएट सैड था, अनहैप्पी था, रिग्रेटेड था, र्यूड था, पोएम में ऐसे वर्ड्स आए हैं, र्यूड था, तो उस तरीके से उसका मूड जो है कंप्लीटली अपोजिट हो जाता है। अब वो खुश हो जाता है, होपफुल हो जाता है। क्या देख करके, सिर्फ वो स्नो देख करके। उसको कौन गिराता है, क्रो गिराता है। क्रो क्या जनरली कंसिडर किया जाता है, क्रो इज द सिंबल ऑफ निगेटिविटी, बट हेयर क्रो इज द सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी फॉर पोएट। पोएट के लिए इस समय जो क्रो है वो पॉजिटिविटी का सिंबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ डिड नेचर हेल्प द पोएट ओवरकम हिज सैडनेस। नेचर किस तरीके से पोएट की हेल्प करती है सैडनेस से बाहर आने में। ठीक है, आंसर क्या है, नेचर हेल्प द पोएट थ्रू अ सिंपल इंसिडेंट। नेचर एक सिंपल से इंसिडेंट से पोएट की हेल्प करती है कि वो अपनी सैडनेस से, अपने दुखीपन से बाहर आ सके। द फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो मेड हिम फॉरगेट हिज सैडनेस। क्या होता है, नेचर का एक छोटा सा इंसिडेंट होता है कि उसके ऊपर कुछ स्नो गिरती है आके, स्नो के कुछ कण गिरते हैं आके, हल्की हल्की सी झड़ के उसके ऊपर स्नो गिरती है आके, और वो अपनी सारी सैडनेस को भूल जाता है एंड गेव हिम अ न्यू पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। और फिर क्या होता है, जिससे कि राइटर को एक न्यू लाइफ का एक न्यू आउटलुक मिलता है, एक पॉजिटिव व्यू मिलता है कि हाँ चीजें अच्छी भी हो सकती हैं। मतलब कितनी भी बुरी चीजें हो रही हो, कितना भी हम दुखी सोच रहे हो, कितना भी हम बुरा सोच रहे हो, कितना भी हम सैड हो, कभी कभी कुछ चीजें अच्छी भी लाइफ में हो जाती हैं, फिर वो छोटी ही क्यों ना हो। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट आंसर इज, व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। जो क्रो होता है और जो हेमलॉक ट्री होता है वो किस चीज का प्रतीक होता है। द क्रो सिंबलाइजेज सॉरो और बैड लक। क्रो किसका सिंबल होता है, सॉरो का, मीन्स दुख का, और बैड लक मतलब दुर्भाग्य का। क्रो किसका सिंबल होता है, दुख और दुर्भाग्य का सिंबल होता है। वाइल द हेमलॉक ट्री सिंबलाइजेज सैडनेस। जबकि जो हेमलॉक ट्री होता है वो भी किस चीज का सिंबल होता है, वो भी सैडनेस का सिंबल ही होता है। However, in the poem, लेकिन इस पोयम में दे बिकम द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन इस पोयम में इन दोनों को किस आउटलुक से दिखाया गया है, हैप्पीनेस का सोर्स दिखाया गया है कि इन दोनों चीजों के द्वारा ही, इन दोनों चीजों के जरिए से ही जो पोएट है उसका जो सैड मूड होता है वो हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर उसको कैसे दिखाया गया है, इस पोयम में ये जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है उसको दिखाया गया है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का सोर्स दिखाया गया है। शोइंग दैट पॉजिटिविटी कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। और ये दिखाता है कि जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मक चीजें हैं, वो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से भी आ जाती हैं। अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से या फिर अनएक्सपेक्टेड
चीजों से भी आ जाती हैं। ना ही उसने ये एक्सेप्ट किया था कि एकदम से उसके ऊपर स्नो गिरेगी और वो खुश हो जाएगा, और ना ही उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होगा और हेमलॉक ट्री पर से ही उसके ऊपर स्नो गिरेगी। तो अनएक्सपेक्टेड चीज हुई उसके साथ, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ, अनएक्सपेक्टेड प्लेस पे हुआ। सो क्रो एंड हेमलॉक ट्री, यहाँ पर किसका सिंबल दिखाया गया? हैप्पीनेस का सिंबल। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सिंबल तो नहीं कह सकते, हाँ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, उसकी खुशी का जरिया, पोएट की खुशी का कारण। किसका क्या कारण थे? वो क्रो और वो हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक तरीके का पॉइजनस ट्री होता है, जिसको धतूरे का पेड़ भी कहते हैं, जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, और हमेशा निगेटिविटी और सैडनेस का सिंबल माना जाता है। यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव आउटलुक से दिखाया गया, पॉजिटिव सोर्स दिखाया गया उसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज What lesson do we learn from the poem Dust of Snow? Dust of Snow से हमको क्या मॉरल मिलता है, क्या लेसन मिलता है, क्या सीख मिलती है? तो वही है कि इस पोएम से हमको यही सीख मिलती है कि कभी कभी जो निगेटिव चीजें होती हैं वो भी पॉजिटिव व्यू देकर के चली जाती हैं, है ना। द पोएम टीचेस अस टू स्टे पॉजिटिव बिकॉज इवन अ स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज अवर मूड एंड ब्राइटन अवर डे। वी शुड नेवर लूज होप। पोएम हमको ये सिखाती है कि हमको हमेशा कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए, हमको निगेटिव नहीं होना चाहिए। इवन अ स्मॉल इंसिडेंट, यहाँ तक कि एक स्मॉल इंसिडेंट भी है, अगर एक स्मॉल इंसिडेंट भी है वो भी हमारे मूड को चेंज कर सकता है और हमारे दिल को अच्छा बना सकता है। जैसे कि मैंने आपको जब समरी पढ़ाई थी तब भी बोला था कि हम लोग हमेशा बड़ी बड़ी खुशियों में अपनी चीजों को ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी चीजों में अपनी खुशियों को ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी चीजों से एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसी चीज हो जाए तुमको बहुत खुशी मिल जाएगी, और इन बड़ी चीजों के चक्कर में हमारे साथ में हमारी डेली रूटीन की लाइफ में जो अच्छी चीजें होती हैं उनको हम मिस करते जाते हैं, उनको हम छोड़ते जाते हैं, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग। यही पे पोएट बता रहा है कि स्मॉल इंसिडेंट भी हमको खुशी दे सकता है, स्मॉल इंसिडेंट भी हमारा मूड चेंज कर सकता है, स्मॉल इंसिडेंट भी हमारा दिन बना सकता है, स्मॉल इंसिडेंट भी हमारा डे और ब्राइटर कर सकता है। बट हमको वो स्मॉल इंसिडेंट रियलाइज करने पड़ेंगे, फील करने पड़ेंगे, जैसे पोएट ने किया। उसको भी डस्ट गिरी थी, वो भी झाड़ देता और दुखी बना देता तो क्या वो अच्छा हो जाता? तो क्या वो सैड से उसका मूड हैप्पी हो जाता? स्नो गिरी, उसने उस स्नो को गिरने को फील किया अपने ऊपर, उसकी डस्ट को फील किया, फिर उसको अच्छा लगा। तो ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं ये पोएट की लाइफ में ही नहीं, हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं होते हैं। बस समय होता है, बस बात होती है उसको रियलाइज करने की। हम हमेशा बड़ी चीज के पीछे भागते हैं, छोटी चीज को नहीं देखते। बड़ी चीज के चक्कर में जो छोटी चीजें हमारे साथ में होती हैं, जो अच्छी चीजें छोटी छोटी हमारे साथ में होती हैं, हम उनको भी इग्नोर करते हुए जाते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, या मैं आपको इसमें क्या समझा रही हूँ। अगर आपको मेरा समझाना, मेरा पढ़ाना, मेरे क्वेश्चन आंसर ये अच्छे लग रहे हो जो कि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से बनाए हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अगर कुछ कमी हो या आपको कुछ और पढ़ना हो या आपको कुछ और जानना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट जरूर करें, उसमें लिखें कि आपको क्या जानना है, क्या पढ़ना है। हाँ, तो वी शुड नेवर लूज होप, हमको कभी भी होप को नहीं छोड़ना चाहिए, हमको कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, हमको कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए कि नहीं ऐसी चीज नहीं हो सकती है। हम वी शुड नेवर लूज होप, हमको कभी भी अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए। द सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट डज द फ्रेज सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे मीन? इट मीन्स दैट, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पोएम में एक जगह पे आया है सेव्ड सम पार्ट ऑफ आवर डे, मीन्स जब ऐसा उसके साथ हुआ तो अभी तक का तो पोएट का जो दिन गया वो रिग्रेट में गया, र्यूड गया, उदास गया, सैडनेस में गया, है ना। लेकिन अब आगे का जो दिन है, जो पार्ट ऑफ द डे बचा हुआ है, जो रेस्ट ऑफ द डे उसका बचा हुआ है, वो कैसा हो गया? वो उस क्रो ने सैडनेस में बिताने से रोक लिया, जो कि पोएट जो था वो भी उसको सैडनेस में बिताता, आधा दिन और दुखी रहता, आधा तो दुखी था ही, आधा और दुखी रहता, तो वो आधा दिन जो दुखी रहने वाला था उसको बचा लिया, अब जो है उसका मूड अच्छा हो गया। तो इसका आंसर है, इट मीन्स दैट
द स्मॉल इंसिडेंट इम्प्रूव्ड द पोएट्स मूड एंड प्रिवेंटेड द एंटायर डे फ्रॉम बीइंग वेस्ट इन सैडनेस। जो छोटा सा इंसिडेंट उसके साथ में हुआ, उसने उसका बचा हुआ दिन बचा लिया जो कि सैडनेस में बीतता। अब उसका दिन हैप्पियर जाएगा, अच्छा जाएगा, ब्राइटर जाएगा। अकॉर्डिंग टू, जब वो सैड जा रहा था, उदासी में था, तो उसका दिन बेकार ही जाएगा। हम ही लोग जब सैड होंगे तो दिन बेकार ही जाएगा, जब हैप्पी होंगे तो दिन अच्छा जाएगा। तो उस क्रो ने और उस हेमलॉक ट्री ने क्या किया, पोएट के बचे हुए दिन को अच्छा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द पोएम कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो? पोएम को डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा गया? द पोएम इज कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो बिकॉज द फॉलिंग स्नो चेंज द पोएट्स मूड एंड बिकेम द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पोएम। डस्ट ऑफ स्नो, उस डस्ट ऑफ स्नो के कारण ही पोएट का मूड चेंज हुआ, है ना। जो स्नो उसके ऊपर गिरी आके उसने पोएट का मूड चेंज कर दिया। एंड बिकम द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पोएम, और पोएम का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। मतलब अभी तक उसका स्टार्टिंग में क्या था, पोएट का जो मूड था वो खराब था, सैड था, अनहैप्पी था। टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, डस्ट ऑफ स्नो गिरी और उसका मूड अच्छा हो गया, और ये टर्निंग पॉइंट हुआ। इसी वजह से इसका जो नाम रखा फ्रॉस्ट साहब ने, वो क्या रखा, डस्ट ऑफ स्नो। आई होप आपको ये सारे आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट, ओहो 83। चलिए, वी हैव द 8 क्वेश्चंस ओनली। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आऊंगी और लॉन्ग आंसर लेकर के आऊंगी। देखिए, एग्जाम में जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है तो वो ये नहीं देख रहा होता है कि आपने कितने भर भर के उसमें शब्द डाल के लिखा है। एग्जामिनर ये देख रहा होता है आपकी राइटिंग स्किल क्या है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, आप कितना अच्छा सोच सकते हैं और कितना अच्छा लिख सकते हैं। जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि बस लिखने को आया है तो बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। नहीं, आप कम लिखिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी लिमिटेड ही होता है। इतना टाइम नहीं होता है कि आप लिखते जाएं लिखते जाएं। शुरू में तो बहुत अच्छा सजा दिया, उसके बाद लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, ये बहुत ही रॉन्ग वे होता है आंसर लिखने का। आंसर लिखने के लिए हमेशा चीजों को भले कम लिखिए, थोड़ा लिखिए, और जितने वर्ड्स दिए गए हों उतने वर्ड के अंदर ही अपने आंसर को लिखिए। लेकिन जितना भी लिखिए उतना बहुत अच्छा लिखिए। वर्ड्स जो होने चाहिए आपके चूजी होने चाहिए। लैंग्वेज इजी होगी, अच्छी रहेगी, इजी लिखिए, लेकिन कम लिखिए, अच्छा लिखिए, पढ़ा हुआ लिखिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा भर देंगे तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर दे देगा। वो सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल देखता है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी देखता है, कितना अच्छा लिख सकते हैं और आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। इस वजह से क्वेश्चन को हमेशा अच्छा लिखने की कोशिश करिए, लंबा लिखने की कोशिश मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसके लिए आपके इस पोएम से रिलेटेड आपके लिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आऊंगी, जो कि जनरली पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं पोएम्स के, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंग्लिश जंक्शन बाय अपूर्वा मैम। और हाँ, अगर आपको कुछ भी और जानना हो, कुछ एडिशनल और पूछना हो या समझना हो, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें। मैं आपको पर्सनली बताऊंगी, उस पर एक अच्छा सा वीडियो बनाकर डालूंगी, और जितना भी हो सकेगा अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूंगी कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प मिले। ओके, थैंक यू, बाय बाय।